जानबूझ के भी कि भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी है, यहाँ कागजात में छेड़खानी करके कागजात दूसरे के नाम बदल के फोर्जरी फ्रॉड वगैरह करके इसमें जो है ना ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। सर्वे नंबर 85 में वो 8 एकड़ 35 कुंटे। हमको लगा कि क्लैरिफिकेशन पूछा जा रहा है, उसका क्लैरिफिकेशन हम जवाब दिए। हमको क्या चाहिए? अरे भाई यहीं पे लोगों को जवाब देना मुश्किल, अलग कैसे जवाब देंगे हम? जहां मुसलमानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई रियायत ही नहीं है, ऐसी जगह ऐसे अदारे को हम क्यों देंगे? मैं सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी नहीं लेता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बहुत हैं। एलआर की प्रॉपर्टी कोई वक्फ की नहीं है, आटी नगर की प्रॉपर्टी में कभी वक्फ की नहीं थी, जयनगर की प्रॉपर्टी में वक्फ की नहीं थी, विजयनगर की प्रॉपर्टी कभी वक्फ की नहीं थी। देखिए ये जो बिल्डिंग में जो बैठा हूँ ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, सब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है। एक प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 85 हल्दकेरी विलेज बीदर कस्बा होबली, यहाँ जो है ना 8 एकड़ 35 कुंटे एक ज़मीन सर्वे नंबर 85 में, और 3 एकड़ 16 कुंटे एक ज़मीन। 8 एकड़ 35 कुंटे, 3 एकड़ 16 कुंटे ज़मीन जो कि वक्फ की जायदाद है। ये नोटिफिकेशन की कॉपी है मेरे पास। ये वक्फ की जायदाद है। इसमें क्या अभी कॉलेज ये इनके नाम रजिस्टर हो गई है प्रॉपर्टी, वक्फ गैजेट में की। ये वक्फ का गैजेट है, ये लीजिएगा। सर्वे नंबर 85 बेल्तकेरे और बीदर, ये है, ये आप देख लीजिएगा। ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और इनके नाम जो है ना रजिस्टर हो गई है। किसके नाम रजिस्टर हुई है? एक प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड सेल डीड का नंबर भी मैं देता हूं आपको। एक 8 एकड़ 35 कुंटे का सेल डीड का रजिस्ट्रेशन नंबर है BDR 100847 2017-2018। ये 16/5/2017 को जो है ना ये रजिस्टर हुई है मन्नान सेठ के नाम। मन्नान सेठ जो है इनके वालिद हैं, किसके? अब्दुल सुभान के वालिद हैं। जानबूझ के भी कि भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी है, यहाँ कागजात में छेड़खानी करके कागजात दूसरे के नाम बदल के फोर्जरी फ्रॉड वगैरह करके इसमें जो है ना ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। सर्वे नंबर 85 में वो 8 एकड़ 35 कुंटे इनके नाम रजिस्टर हो गई है। अब वहां वो ये बना रहे हैं, साइटें बना रहे हैं ना 16/5/2017 को। क्या बना रहे हैं? साइट बना के बेच रहे हैं, लेआउट बना रहे हैं अब वो। ये और उसके अब इसके लिए मैं आपको ये भी दे दूं कि इत्तेफाक से वक्फ बोर्ड अभी हाल में 24/8/22 को एक नोटिस इशू करता है, जिसके नाम हमारे मन्नान साहब के नाम नोटिस इशू होती है वक्फ के, जबकि मालूम है ये एनक्रोचर है। अब्दुल मन्नान सन ऑफ अब्दुल अजीज, हाउस नंबर सो एंड सो, बीदर, डिस्ट्रिक्ट बीदर। इनके नाम जो है ना अंडर सेक्शन 52 के अंडर 52 के अंदर नोटिस इशू करते हैं। 52 सेक्शन जो किसको दिया जाता है? एनक्रोचर को दिया जाता है। जबकि आपको मालूम है कि बाप बेटे एनक्रोचर हैं, उसके बावजूद भी आप वक्फ की जायदाद उनको दे जा रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई आप? ये मेरी नोटिस नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की नोटिस है। वक्फ बोर्ड ने नोटिस इशू किया है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जो है ना इस पर दस्तखत किए। ये वक्फ बोर्ड का नोटिस है, मेरा नोटिस नहीं है। और इनको ये मालूम है कि भाई ये एनक्रोचर है। कानून क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है? यहां तक कि अगर कोई आदमी टेनेंट है तो ही कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द मस्जिद, एनी ऑफ द वक्फ इंस्टीट्यूशन, इवन ए टेनेंट। आप एनक्रोचर को दे जा रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? या आपने नोटिस इशू किया है, आपको मालूम नहीं है? आपने नोटिस इशू किया है, उसके बावजूद भी आप उसके साथ घूम भी रहे हैं। हमारे वक्फ बोर्ड के आला अधिकारी जो है ना उनके साथ उनके साथ घूम भी रहे हैं
और सुना है वहां कुछ काम भी करा रहे वो, वक्फ बोर्ड में कुछ काम भी करा के दे रहे वो। किसी एक आला अधिकारी की वाइफ भी जो है ना उनकी इंस्टीट्यूशन में जो है ना एक एडमिनिस्ट्रेटर है। एक छोटे से एप्लीकेशन के लिए आप वक्फ की जायदाद ऐसे कैसे दे रहे हैं आप, जबकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आपने खुद नोटिस इशू किया है। यह 8 एकड़ 5 कुंटे 8 एकड़ 35 कुंटे के लिए एक नोटिस मन्नान साहब के नाम इशू होती है, और 3 एकड़ 16 कुंटे उसी इसमें सर्वे नंबर में, इसका जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर है 3 एकड़ का BDR 1-0417120111 एंड 12 2011 और 12 28/9/2011 को ये 3 एकड़ 16 कुंटे रजिस्टर हुई है बिदर में, वही सेम सर्वे नंबर में। इनके साथ पहले इन्होंने 8 एकड़ कर लिया, 8 एकड़ 35 कुंटे, उसके बाद बाकी की बखिया भी जमीन थी उसको भी गोलबाल करके किसी तरह से उन्होंने अपने ये करके पेपर्स वगैरह बदल के जो है ना इनके नाम रजिस्ट्री हो गई है। ये रजिस्ट्री हुई है, ये किस किस के नाम मालूम हुई? मन्नान, अब्दुल मन्नान उनके वालिद, सबीहा तबस्सुम उनकी वालदा, और अब्दुल सुबान खुद, ये तीनों के नाम, ये नोटिस भी तीनों के नाम जारी हुई है। इसके बावजूद भी जो है ना आप औकाफ की जायदाद उसी इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, तो इसके पीछे है क्या राज है, क्यों दिया जा रहा है? मैं इस जमन में क्या किया, चीफ मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा, आज शाम को इंशाल्लाह मैं मिल रहा हूं उनसे, अगर वो फ्री हो जाएंगे तो आज शाम को बुलाएंगे, मिल रहा हूं मैं। सारी चीजें मैंने इसमें डाली है और इनसे डिमांड की है कि फौरी तौर पर जो है ना इसकी इंक्वायरी कराई जाए, आला सतह पर इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना कई ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। जब बड़े बड़े ऑफिसर्स उसे लेके घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसे प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? आपको जब मालूम है कि ये एनक्रोचर है, लैंड ग्रैबर है, एनक्रोचर इज ए स्मॉल वर्ड, लैंड ग्रैबर है, क्योंकि औकाफ की जायदाद पे कब्जा कर लिया इसने, रजिस्टर कर लिया अपने नाम पे, तो इसका क्या मतलब है? तो दोबारा ऐसे आदमी को वक्फ की जायदाद देना सरासर गलत है। सुभान साहब, सैयद अशरफ साहब ने एक बड़ा एलिगेशन लगाया यहाँ पर, 8 एकड़ ज़मीन वक्फ की और एक 3 एकड़ ज़मीन, ये ज़मीन आपने गैर कानूनी तौर पर यानी वक्फ की ज़मीन को ख़रीद कर उसे हड़पने की कोशिश की, इल्ज़ाम है सैयद अशरफ का। वक्फ की गैजेट में होने के बावजूद आपने उस ज़मीन को ख़रीदा है। देखिए, मैं तो शायद मैं इस मड स्लगिंग और ये कीचड़ उछाड़ना, एक दूसरे का जवाब देना, मैं उसके मौक़िफ़ में नहीं, लेकिन क्योंकि बात आ गई है पब्लिक ओपिनियन में, तो मुझे लगा कि अब उसकी क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट लोगों तक तो सही मौक़िफ़ पहुँचे। इस जो ज़मीन की बात की जा रही है, ये बीदर की एक ज़मीन है, वहाँ पे मेरे वालिद का बेसिक जो कारोबार है वो ख़ुद एक लैंड डेवलपर हैं और बहुत कई लेआउट्स वो बनाते हैं, उनका काम ही वही है। तो एज़ पर हिज वर्क प्रोफेशन वो ज़मीनें ख़रीदते हैं, लेकिन जब ज़मीनें ख़रीदते हैं उनका एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है कि लीगल ओपिनियन और 30 इयर्स का बिल्कुल देखा जाता है इनकम्बरेंस, उसके बाद पूरे रिकॉर्ड्स 100% करेक्ट होने, अगर कोई कोई केस रहा तो 100% पूरे केस के मैटर्स देखे जाते हैं, वो देखने के बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। ये जो मैटर सर्वे नंबर 85 की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल एक छोटा सा मैं नहीं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैटर ये पूरा सब डिसाइडेड मैटर है, इसमें कोई चीज़ एम्बिगुअस नहीं है, सब ऑलरेडी सेटल्ड मैटर है। लेकिन फिर भी लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लैंड सर्वे नंबर 85 वॉज एन इनाम लैंड, और इसके जो इनामदार थे वो सैयद उस्मान हुसैन सन ऑफ गेसू दराज हुसैनी बोल के थे, और एक देवीदास सन ऑफ मल्लप्पा वॉज अ कल्टिवेटर इन द लैंड, और ही वॉज अ कल्टिवेटर सिंस 1967।
whom under the Karnataka Land Reform Act of 1961 occupancy rights was granted. After the process, जो भी process था उसका, Jurisdictional Tribunal under Karnataka Land Reforms Act confirmed the occupancy right to Devidas, जो as a पट्टेदार of the land in 21 June 1976. अब सेक्रेटरी कर्नाटका वक्फ बोर्ड जो थे उन्होंने इस ट्राइब्यूनल के डिसीजन को चैलेंज किया. ही चैलेंज द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल बिफोर हाई कोर्ट इन द रिट पिटिशन 2376 of 1976 on the contention that it was that Waqf board was not made the party and Waqf board was not heard before passing the order by the tribunal. तो हाई कोर्ट in 30th August 1982 remanded the case for final fresh disposal after hearing वक्फ बोर्ड. ट्राइब्यूनल में मैटर फिर वापस आता है. ट्राइब्यूनल आफ्टर रिमांडिंग द केस heard the वक्फ बोर्ड and confirmed occupancy right of the land in favor of प्रेम कुमार, जो देवीदास का बेटा था, since देवीदास had expired. एंड ये हुआ है 29/03/1988 पे. बाद में वक्फ बोर्ड डिड नॉट चैलेंज द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल. तो 1988 का जो ऑर्डर था जिसमें वक्फ बोर्ड पार्टी था, उसमें आफ्टर हियरिंग द वक्फ बोर्ड ऑर्डर पास हुआ इन फेवर ऑफ प्रेम कुमार, जो देवीदास का बेटा था. वक्फ बोर्ड उसके बाद वो ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया 1988 के ऑर्डर को. हाउएवर कोई दूसरा आदमी था बाय नेम स्वरूप कुमार, वो चैलेंज करता है the tribunal's order in appellate authority Bidar under the Land Reform Act. Appellate authority एक common order के थ्रू set aside many occupancy rights जो भी रहते थे वहां पे, occupancy rights of all those who were granted rights under the said order. वो जो भी ऑर्डर के अंदर कई दूसरों को नहीं रहते, सबके ऑर्डर को कैंसिल करता है. Order of the appellate authority was challenged before High Court by प्रेम कुमार, जो who was the pattedar of the land in question, and the High Court re-granted occupancy right to him in 11/09/2003. 2003 में ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट का, उसको ऑक्यूपेंसी राइट उसका ग्रांट हुआ. डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट हैज नॉट बीन चैलेंज बाय वक्फ बोर्ड टिल नाउ. अब ये जो लैंड की बात कर रहे हैं इसके हम बोनाफाइड परचेजर हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो भी कंटेंशन है, वक्फ बोर्ड को अपना मैटर ट्राइब्यूनल के सामने रखना था. ट्राइब्यूनल के सामने वक्फ बोर्ड ने मैटर रखा, उसके अगेंस्ट हुआ 1988 में. उसके बाद वक्फ बोर्ड अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं गया, वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट नहीं गया. आज भी अगर वक्फ बोर्ड को कुछ करना है तो उसका रेमेडी कहां पे है? वक्फ बोर्ड का जो रेमेडी है वो हायर अथॉरिटी हाई कोर्ट से जो ऊपर हो सकता है, या फिर एडिशनल बेंच जो रह सकती है, डिविजनल बेंच हो सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो सकती है. उस मैटर को वहां पे चैलेंज करना है. मगर हुआ ये कि एक नोटिस आई थी हमको, नोटिस का हमने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि इट वॉज ए वेरी सिंपल थिंग फॉर अस कि भाई ऐसा एक हमारे को लगा क्लैरिफिकेशन पूछा जा रहा है, उसका क्लैरिफिकेशन हम जवाब दिए. नोटिस क्या था? वही कि ये गजट में नाम था, ये प्रॉपर्टी का नाम गजट में था, कैसे तुम खरीदे, मतलब पूरी हिस्ट्री हम लिख के दिए. पूरे जितने ऑर्डर्स है हाई कोर्ट के, ट्राइब्यूनल के, जितने ऑर्डर्स है पूरे दिए गए, क्योंकि हम बोनाफाइड परचेजर हैं. मेरे वालिद का काम ही वो है जो जमीन खरीदते हैं, लैंड डेवलप करते हैं. आज भी देखिए, हमारा ओपन रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूं, वालिद साहब बहुत क्लियर है इस बात को, और कई मरतबा बोले भी हैं कि वक्फ बोर्ड कम क्लीन, वक्फ बोर्ड को ग्रांट करने दीजिए. कोई भी जो भी अथॉरिटी है, हाई कोर्ट हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, हमारा कोई इतराज नहीं है. एक सेकंड के लिए हम नहीं रुकेंगे. हमारा क्या चाहिए? अरे भाई यहीं पे लोगों को जवाब देना मुश्किल, अल्लाह कैसे जवाब देंगे हम वक्फ बोर्ड की जगह लेके? अल्लाह अकबर, ऐसे हो सकता है. तो आई थिंक क्लैरिटी तो बहुत क्लियर है कि 1988 से आज है 2023, उसके पूरे बीच में वक्फ बोर्ड कहीं नहीं है. वक्फ बोर्ड एक कोई शरारत कोई किया होगा, हो सकता है कुछ किया होगा, पता नहीं. एक नोटिस आई, नोटिस का जवाब दिए पूरे डिटेल के बाद, हो गया खत्म मैटर.
क्लैरिफिकेशन हो गया हमको। अगर किसी को और कुछ डाउट है तो पूरे जजमेंट्स हैं यहाँ पे, ट्राइब्यूनल के हैं, अपीलेट अथॉरिटी के हैं, हाई कोर्ट के हैं। हम जो जो रिकॉर्ड ऑफ राइट जो देखे थे, देख के जो प्रॉपर्टी एज ए बोनाफाइड परचेजर जो खरीद सकता है, 30 साल देख सकता है कोई भी इंसान, देखना है तो 40 साल देख सकता है। हम 40 साल का देखें, देख के खरीदे। और कैसे खरीदे? मार्केट कंसिडरेशन 100%, जो सब रजिस्ट्रार के जो गाइडेंस वैल्यू के हिसाब से मार्केट जो कंसिडरेशन है उतना पे करे खरीदे। कोई सब अंडर वैल्यू कुछ नहीं खरीदे, तो उसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका कहना है कि वक्फ बोर्ड चाह के भी अब इसमें अपील नहीं कर सकता? वो मुझे मालूम नहीं है। वक्फ बोर्ड जो करना चाहता है इस मैटर में, फॉर एड्रेसिंग दिस मैटर करना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास करना चाहिए। मुझे उसके बारे में मालूमात नहीं है। एलिगेशन क्या है? रेंट नहीं दे रहे हैं क्या? ये ताहा एजुकेशन ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। उसमें इन्होंने वो 15 लाख रुपए पर अनम 15 लाख रुपए सालाना इन्होंने एक अग्रीमेंट किया था एजुकेशन सोसाइटी के साथ, ट्रस्ट के साथ। ताहा एजुकेशन ट्रस्ट के साथ 10/3/2014 में उन्होंने एक अग्रीमेंट किया 15 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से। और 31/3/2023 को, ये वक्फ बोर्ड के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं, 93,22,255 रुपया आज तक जो है ना बाकी है। 93 लाख। तो इसका मतलब हुआ, ये हुआ 31/3/2023 तक। आज तक का हिसाब लगाए तो 1,05,00,000 रुपए बकिया है। आपको जब लीज अग्रीमेंट के तरीके से, लीज रूल के तरीके से, इससे जो है ना, अगर 3 महीने कोई किराया नहीं देता है तो आप उसको फौरी तौर पर टर्मिनेट करने के आपके पास इख्तियारात हैं। आप इसको टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहे हैं? 1,05,00,000 रुपए आज की तारीख में जो है ना बकिया है ना। ये पैसा देते सिर्फ प्रॉपर्टी अपने, हाँ ये ले रहे हैं, उसको एक्वायर कर रहे हैं, अपने स्कूल चला रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, लेकिन किराया देना नहीं होता है इनको। एक इंस्टीट्यूशन के हैं, ताहा के हैं ये। 93,22,255 पे इन्होंने एक सूट फाइल किया है, रिकवरी सूट। ताहा एजुकेशन ट्रस्ट वालों ने इस पर सूट भी फाइल किया है। अब सब जुडिस है मामला, लेकिन इन लोगों को जो है ना 3 महीने लगातार अगर कोई टेनेंट इनको किराया नहीं देता है तो उसे टर्मिनेशन का हक वक्फ बोर्ड को होता है, टर्मिनेट करना चाहिए। आपने जो ताहा इदारे की तरफ से, औकाफी इदारे की तरफ से जो प्रॉपर्टी ली है रेंट पे, उसका रेंट तकरीबन 93 लाख रुपए से ज़्यादा रेंट आपने पे नहीं किया है। इस ताल्लुक से कोर्ट में भी सूट फाइल किया गया रिकवरी के लिए। सब बेबुनियाद बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। एक क्योंकि ये कुछ वक्त से कुछ कोशिश हो रही है ताहा की तरफ से, क्योंकि जब लोग नीचे गिरते हैं तो किस लेवल पे गिरते हैं मुझे देख के हैरत हो रही है। क्योंकि मुझे बुरा क्यों लगता है कि हाँ, अगर कोई किसी के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का तरीका होता है। सर हमारे पास ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके पास कोई चीज़ है क्या? मैं दिखा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई सी चीज़ है जो मैं छुपा रहा हूँ, छुपाने की कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए होता ये है कि ये वक्फ बोर्ड की तरफ से रेंट पे करे हैं, हर एक की रिसिप्ट मिलती है आपको, पूरे रिसिप्ट्स आपको उन्हीं के सिग्नेचर्स के साथ हर चीज़ मिलेगी, उन्हीं के सिग्नेचर्स उसमें सब मिलेंगे। उसमें कितने रिसिप्ट्स आपको चाहिए पूरे, जब तक वो डेट तक के, उसके बाद का क्या है वही बताऊंगा मैं आपको। ये पूरे आपको रिसिप्ट इसके अंदर आपको देखने मिलेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। ये लोग कितने आपको रिसिप्ट चाहिए क्योंकि दिस मैटर इज ऑलरेडी, क्योंकि किसको इंटरेस्ट है। उसके बाद क्या होता है कि 2019 में आप देखिएगा ये पूरे लोग साइन करके देते हैं, जितने भी ताहा के जितने भी लोग हैं 100% साइन करके देते हैं। मुझे क्लियर जो हवा कोशिश हो रही है कि इन्होंने क्या लिख के दिया कि कुछ काम है उनकी बिल्डिंग का जो पूरा करना है, वो पूरा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। वो बोलते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ ताहा शाहीन के, मतलब शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट के पास से कंस्ट्रक्शन का पैसा लेना है, फिर उसको रेंट में कट करेंगे, लिखते हैं। ये कौन साइन करते हैं? 1 2 3 4 उनके जो 4 ट्रस्टीज़ हैं वो पूरे लोग साइन करते हैं, मेंबर उनके 4 ट्रस्टीज़ थे, उनके चारों ट्रस्टीज साइन करते हैं। पैसे उसके पैसे पूरे लिए हैं और आज 1,80,00,000 की बिल्डिंग बनी है वहाँ पे। बताएं दे कोई इंसान जो उसके लिए चंदा दिया है, एक आदमी 1 रुपया चंदा दिया उसके लिए बताएं दे।
नहीं, क्या 1,80,00,000 की बिल्डिंग क्या उसमें एडजस्ट हुआ है आपका? अरे लिख के दिया है ये लोग, आपके लिए जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें एडजस्ट हुआ है। वो लोग पहले तो कई चीज़ें हैं जो मैं वक्फ बोर्ड मतलब कोर्ट के अंदर मैंने दिया है कि किस तरीके से मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया था मुझे। अगर आप MOU देखेंगे, क्योंकि हमने तो क्या देखा था कि कोई अब किसी के ऊपर बोलना अच्छा नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं किया गया था कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है, हमें कभी मालूम नहीं था। जब हमको मालूम हुआ, आई वाज शॉक्ड, आई वाज बैफल्ड टू नो दैट इट इज़ अ वक्फ प्रॉपर्टी, क्योंकि इतने इज्जतदार लोग थे वो जिनके पास से हमने लिया था। हमारे पास MOU कराया गया ताज एजुकेशन ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के तौर पे, और जब हमारे मालूम हुआ तो हम डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के पास गए। जो भी बात है कि ऐसा हमारे साथ गलत मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, गलती हुई है हमारे साथ, हम गलत फहमी में ऐसा एंटर हुए हैं, तो वक्फ बोर्ड क्या करता है कि एक 2019 में एक ऑर्डर पास करता है हमारे को डायरेक्ट लीज देने के लिए, ऑर्डर पास करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसको वो लोग चैलेंज करते हैं कि 3 साल के लिए देने की बात होती है इसमें। हाँ, ये कौन चैलेंज करते हैं? तहा वाले चैलेंज करते हैं हाईकोर्ट में। मैटर इज स्टिल पेंडिंग। अब उसका जो रेंट, मुझे पेंडिंग जो रेंट था, मैंने वक्फ बोर्ड के लिए, देखिए ये मैंने वक्फ बोर्ड में दिया है कि क्या लिखा है इसके अंदर कि जो भी मेरा कुछ रेंट पेंडिंग है फॉर द ईयर 23 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 मेरा रेंट पेंडिंग है। उसके लिए मैं रेंट का चेक आपको दे रहा हूं। चेक बियरिंग नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 000928, कौन से बैंक का लिखा है, अमाउंट लिखा है, डेट ऑफ चेक लिखा है, वक्फ बोर्ड को दिया गया है, मेमो दिया गया इसका। इसको भी ऑब्जेक्ट करते हैं वो लोग, नहीं रहने, एक्सेप्ट नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना। फिर करने क्या हमें? शहरियाने बेंगलोर ने जितने यहाँ पे मेरी मदद की है और जिस तरीके से मतलब हर तरीके से एक पॉजिटिव काम करने के लिए जो सपोर्ट मिला, मैं हमेशा खुश होता था और लोगों को मैं तक शुक्रगुजार होता था। ये अभी भी कोई गिला नहीं है मेरे पास। हाँ, खदशात है लोगों को, डाउट्स है, लेकिन डाउट्स को क्लियर करने का तरीका हो सकता है। 93 का आउटस्टैंडिंग है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर बताएं। कंस्ट्रक्शन कितने का हुआ है, कहाँ कितना एडजस्टमेंट हुआ है? देखिए, पूरा जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, अगर आप देखना चाहेंगे, मैंने अपना एक्स्ट्रा पैसा डाला है, जबकि इन्होंने लिखा था कि जो भी कंस्ट्रक्शन करना था, कंस्ट्रक्शन करके रेंट में कट करना है। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे थे उसमें? बिल्डिंग जो स्कूल की बिल्डिंग है, नहीं, इन्होंने एक नई बिल्डिंग बनाई थी, वो नई बिल्डिंग को बिल्कुल छोड़ दिया था। वो बिल्डिंग की हालत ऐसी हो रही थी कि शायद वो बिल्डिंग गिर जाती, मतलब क्योंकि अनफिनिश थी, फर्स्ट फ्लोर के बाद से हालत ख़राब थी, बारिश हो रहा था, सब लोग बोले ऐसे ओके, क्योंकि बिल्डिंग बन जाएगी। क्योंकि ये मैटर जब वक्फ बोर्ड में गया था, ये मैटर जब इन्होंने मेरी रेंट मुझे वक्फ बोर्ड बोला कि डायरेक्ट मुझे लीज देंगे, उनका लीज कैंसिल किया गया। एक्चुअली तहा का लीज कैंसिल करे रेजोल्यूशन पास करके। क्यों कैंसिल किया? अरे मेरे साथ देखिए, सब लीज करे, लीज दी गई। इसके दौरान क्या हुआ, ये लोग इसको रुकाने की कोशिश करे। अब ये बिल्डिंग की हालत ख़राब हो रही थी, सब लोग बोले कि कुछ बिल्डिंग तो बन जाए, कुछ ना कुछ हो जाए तो वक्फ की जगह तो बच जाएगी, मतलब वो बिल्डिंग तो वक्फ की बिल्डिंग रहेगी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं यूज़ करेगा उसको। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी बिल्डिंग बनी, 5 फ्लोर की बिल्डिंग। अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्फ की हमेशा के लिए परमानेंट यूज़ हो सकती है किसी के लिए। मैं तो परमानेंट इंसान हूँ नहीं, पर वक्फ हमेशा परमानेंट रहेगा इंशाल्लाह। कुछ साजिशी तौर पे कुछ कोशिश हो रही है कि हाँ वालों का जो मसला चल रहा है कि दे वांट टू कम इनसाइड, कि वो किसी तरीके से इसके अंदर एंटर हों और रेंट लेना शुरू करें। मैं जो रेंट वक्फ बोर्ड को दे रहा हूँ, जब मेमो देता हूँ तो घंटों तक मेरे से फ़ोन पे बात की हो जाती है, नहीं रेंट हमको दो। मतलब कैसे तुमको ऑन व्हाट बेसिस शुड आई गिव यू? कमिटी में नहीं है ना वो। वही तो मेरा तो सवाल उनके लिए वही है, ऑन व्हाट बेसिस शुड आई गिव द रेंट टू देम? इट इज इलीगल। मैं वक्फ बोर्ड को दे सकता हूं। एक ही इंस्टीट्यूशन को इतनी प्रॉपर्टी दी जा रही है औकाफ की, सिर्फ बेंगलोर में नहीं है बल्कि हर ज़िले में दी जा रही है। आप ये कानून बनाइएगा, एक रेजोल्यूशन पास करिएगा बोर्ड में, कहिएगा एक इंस्टीट्यूशन को एक प्रॉपर्टी, एक आदमी को, एक ही इंस्टीट्यूशन को गैर गलत तरीके से अगर आप किसी भी सूरत में कोई भी जायदाद, वक्फ की जायदाद दे नहीं सकते, आप ना देंगे, ना देना चाहिए। एक एलिगेशन ये भी है कि आप सिर्फ वक्फ के इदारों को टारगेट कर रहे हैं, ज़्यादा वक्फ के इदारों को लेने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी तरफ से कोई रियायत नहीं दी जाती है, फ्री में नहीं, मतलब 50% कम से कम आपको मुसलमानों को फ्री पढ़ाना चाहिए, लेकिन आप
कम करने के नाम पे, डिस्काउंट करने के नाम पे सिर्फ 5-5 हज़ार कम करते हैं, 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। जहां मुसलमानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई रियायत ही नहीं है, ऐसी जगह ऐसे अदारे को हम क्यों देंगे? हमें ज़रूरत क्या है? 2-3 बच्चों को मैं खुद पढ़ा रहा हूँ इनकी इंस्टीट्यूशन में। 5,000 रुपये इन्होंने, वो बच्चे मौजन के हैं, 5,000 रुपये इन्होंने उसमें ये दिया है, छूट दी है, 5,000 की छूट। फीस जो 1,80,000 के आसपास है, उसमें 5,000 की छूट दी जाती है। मैं सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी नहीं लेता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बहुत हैं। एलआर बंडी की प्रॉपर्टी कोई वक्फ की नहीं है, आटी नगर की प्रॉपर्टी में कभी वक्फ की नहीं थी, जयनगर की प्रॉपर्टी में वक्फ की नहीं थी, विजयनगर की प्रॉपर्टी कभी वक्फ की नहीं थी। देखिए ये जो बिल्डिंग में जो बैठा हूँ ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, सब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है। हाँ, क्या हुआ क्या, एक मरतबा तहा का जो भी मैं एंटर किया था वो भी मुझे मालूम था वो वक्फ का था। हाँ, उसके बाद जितने भी मैं प्रॉपर्टी लिया, दारुस्सलाम की प्रॉपर्टी लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट रेंट पे किया, 3rd फ्लोर पे रेंट, मार्केट रेंट जो आफ्टर एग्रीबल आई वाज पेइंग द हाईएस्ट रेंट एट दैट टाइम व्हेन आई फर्स्ट एंटर्ड। ये भी इल्जाम है कि आप दारुस्सलाम की बिल्डिंग का भी रेंट नहीं दे रहे हैं। दारुस्सलाम बिल्डिंग में 25,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी, ना उनका उसका किराया फिक्स है, किराया कितना है किसी को मालूम नहीं है, ये कब दे रहे हैं, कितना बाकी है ये भी किसी को मालूम नहीं है। ये आर्फनेज की प्रॉपर्टी है, आर्फनेज की प्रॉपर्टी में 25,000 स्क्वायर फुट इनके पास है। अरे उनको कैसे मालूम होता है सब चीज़ें? देखिए आप जाके उनके लेजर चेक करना आर्फनेज के। हाँ, होता ये है कि आर्फनेज के मेरे पास 35 से 40 बच्चे पढ़ते हैं। हमारा जो इंटरनल एडजस्टमेंट ये है कि आर्फनेज के बच्चों की जो फीस उनको देनी है वो फीस हम 50% से ज़्यादा रियायत देते हैं। 100 जो बच्चों की फीस होती है उसमें मोर देन 50% रियायत होती है, लेकिन मोर देन 50% की रियायत के बाद जो फीस बचती है वो उनको जो देना होता है वो डायरेक्ट एक बच्चे की फीस नहीं देते। मैं भी एक इंस्टीट्यूशन हूँ, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि हम कभी एक दिन बैठते हैं कितना एडजस्ट, कितना फीस आना है और मैं कितना रेंट देना है, उसके हिसाब से सेटल कर देते हैं। हाँ, वो एक मतलब वो कोविड की टाइम नहीं हुआ था, उसकी वजह से वो मैटर लंबा हुआ था, एडजस्ट हो गए। आप जाके उनके लेक्चर चेक कीजिए आर्फनेज के। लेकिन क्या आप अपने इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं? क्योंकि देखिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए मैं तो एक चीज़ पहले क्लियर बोलता हूँ, मैं बच्चों को फ्री इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि मैं वक्त की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। सिर्फ कई जगह पे मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, फिर भी वहाँ पे बच्चे मेरे फ्री पढ़ते हैं। कौन से बच्चे पढ़ते हैं? सुन लीजिए वो बात को। आप मेरी किसी भी ब्रांच में अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा एक फीस स्ट्रक्चर होता है। फीस स्ट्रक्चर आप जो बोलें बराबर है कि कॉमर्स के लिए कुछ 47-48,000 होगा, साइंस के लिए ज़्यादा होगा, फिर हॉस्टल के लिए, रेसिडेंशियल के लिए सेपरेट होगा फीस। लेकिन अगर उसको पलटा के देखेंगे तो आपको मालूम होगा उसमें कैटेगरीज कैसे रहते हैं। वो जनरल है, कैसे ये ऑर्फन बच्चे के लिए क्या हो सकता है, एनी ऑर्फन, उसको कुछ भी होने दीजिए, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है उसके लिए रियायत मिलेगी। फिनेंशियल किसी को प्रॉब्लम है उनके लिए रियायत मिलती है। अपाहिज अगर कोई है उनके लिए रियायत मिलती है। हर इमाम मौज़न कई है, आपको अगर मैं नाम बोलता हूँ आप जाके किसी से बात कर लीजिए। मैं ऐसे कितने उलमा हैं जिसके बच्चे मेरे पास पढ़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स बने हैं, जो वो कितना फीस पे करते हैं। ओपन रियायत है मेरे पास। रियायत जो होती है क्योंकि प्रोपोर्शनेट होती है, लेकिन ये सब बोलने की चीज़ नहीं है। ये मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, अरे मेरी आखिरत के लिए कर रहा हूँ। ये लाहौल वाला कर, ये लोगों को देखिए यहाँ पे मैं किसी को प्रूव करने के लिए क्यों हूँ। अब वक्त की प्रॉपर्टी हो तो वक्त का रेंट देता हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि उसका सही इस्तेमाल करें और कौम व मिल्लत का सही बेहतर फ़ायदा हो उसकी वजह से। आपने वो मैसूर रोड की प्रॉपर्टी भी ली है, उनका एलिगेशन है कि जहाँ कमर्शियल एरिया है वहाँ क्यों आप एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? का मैसूर रोड में वहाँ भी एक प्रॉपर्टी पे इन्होंने कब्जा कर लिया। मैसूर रोड तो जानते हैं कितनी कमर्शियल प्रॉपर्टी है वहाँ। सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज कमर्शियल को देने की बजाय आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं। जहां आपको ज्यादा से ज्यादा किराया आता है उसको दीजिएगा। ये क्यों हो रहा है? आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, वक्फ रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, वक्फ एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आंखें बंद करके आप दिए जा रहे हैं। रेंट दे रहे हैं कौन? उनकी तरफ से रेंट भी आ रहा है। रेंट कहाँ आ रहा है? किसने बताया रेंट दे रहे हैं? अब
1,05,00,000 रुपए रेंट कहाँ चले जाइए? तो दूसरे इंस्टीट्यूशन का क्या हाल है? देखिए, ये मेरा लीज डीड है उनके साथ। वो लोग मेरे पास आके बोले कि हमारे एरिया में एक भी मुस्लिम मैनेज्ड पीयू कॉलेज नहीं है। पूरे कितने बड़े एरिया की बात कर रहा हूँ पता है आपको? पूरे के पूरे मजबूर हैं। वहाँ पे एक जय हिंद बोल के पीयू कॉलेज है, जो अलग सोच रखने वालों क्या है वो कॉलेज। हमारे बच्चे वहाँ जाने में मजबूर हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो आप कोशिश करिए। बोला अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन आप जाइए, मैं एग्रीमेंट दे रहा हूँ, जाके उनका अकाउंट चेक कीजिए। एक दिन का भी अगर रेंट उनका कम पड़ रहा है तो बताइए मुझे। मैं कहीं पे देखा कि उनका कहीं ना, आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि दारुस्सलाम के लिए कोई परमिशन का इशू है। अरे ये पीयू बोर्ड का परमिशन है। अरे ये सब मैं उनको थोड़ी बताने की ज़रूरत है। पब्लिक में कोई भी कुछ भी फेंकेगा तो उससे थोड़ी कुछ होता है। आपको अगर कोई चीज़ कहनी है, अगर आपके पास कोई खदशात हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लोगों को ताम झाम करने की ज़रूरत क्या है? आप मेरे पास बैठिए, मेरे से सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। समझ नहीं आया कोई चीज़ में आपको लगा कि नॉट सेटिस्फैक्ट्री, दैट टाइम यू कैन गो टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अरे बाबा देखिए, होता ये है कि मैंने आज तक जो कुछ किया है, लोग इन्होंने कहा कि मैं कुछ फेक करता हूँ। ये बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं, पूरे बच्चों के नंबर दे देता हूँ मैं। जितने बच्चे हैं सबकी स्टोरी लिखी हुई है, उनके नंबर्स के साथ है। आप बोलेंगे कि ये बच्चे सही नहीं है। ये बच्चा है इरशाद बादशाह, इसके अम्मी किसी घर में जाकर काम करते हैं। ये बच्चा आज MBBS कर रहा है, ऑर्फन लड़का है। इसके लिए हाँ, मैंने 11th and 12th पढ़ाया। वो कोई वक्फ की प्रॉपर्टी में रह के नहीं पढ़ा, मेरे जयनगर के कैंपस में रह के पढ़ा, जो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। फिर भी उसको कंसेशन मिला वहां पे। ये बच्चा ऑर्फन बच्चा, मास 620 मार्क्स लिया। 1 रुपया इस बच्चे के लिए हमने चार्ज किया, क्या मालूम करिए? मैं आपको नंबर दूंगा उसके वालिदा का। इदारे जो होते हैं ना, अमानत होते हैं कौम की। अब्दुल समान की अमानत नहीं होती है। इदारे जनरेशंस के लिए होते हैं। हमको इदारों को बनाना है। मैंने 3 इदारे बनाए हैं, आप 30 इदारे बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई वक्फ की इरेगुलरिटीज़ करना है। जहां पे भी मुझे इरेगुलरिटीज़ हो रहे हैं, इंशाल्लाह विल कर समझेंगे, मुझे मालूम कराइए, क्योंकि मेरे तो नज़दीक ऐसे कोई चीज़ नहीं है। अगर करेक्शन की कोई भी ज़रूरत है, करेक्शन कर देंगे इंशाल्लाह। नीयत के ऊपर सब दारोमदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने भी नतायज है ना, सब उसके लिए है। कोई मैं बहुत बड़ा तुड़मखा नहीं हूँ कि बेंगलोर जैसे शहर में इस तरीके के नतायज दूँ। शिवाजी नगर की एक गली है, मतलब तिमैया रोड, वहाँ की बच्ची है सैयदा हाजिरा। मालूम कर लीजिए, इस बच्ची की स्टोरी मालूम करिए तो मालूम हो जाएगी। आप यूट्यूब पे चेक कीजिए, सैयदा हाजिरा का नाम डाल के देखिए बच्ची की स्टोरी। वो बच्ची बोलेगी कि ख्वाब देखने से डरती थी बच्ची है, खाली दिल में ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन बोल नहीं सकती थी किसी को, क्योंकि अब्बा नहीं थे। अम्मी घर में कुछ सीने का काम करते थे और कुछ कमाते थे। जरिया अल्लाह हमको बनाया। आज ये बच्चे MBBS कर रही है। मेरे लिए दूसरा कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? किसी की अप्रिसिएशन की थोड़ी करना है। हमको वहाँ पे कबूल करे अल्लाह तो बस है।